पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कोमल शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घाघस की छात्रा, आज आपके समक्ष आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार से है। अक्सर जीतता वही है जिसकी रणनीति दूरदर्शी होती है, फिर चाहे वह आपदा हो या फिर युद्ध। इसलिए हमारी कल्पना शक्ति और रणनीति हमेशा भविष्योन्मुखी होनी चाहिए। आज के संदर्भ में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है, जब हम रोज़ किसी न किसी चुनौती या आपदा का सामना कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई है। इसलिए जहां एक तरफ हमें आपदा और उसके स्रोतों को पहचानने की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें उसे रोकने और उसके परिणामों को कम करने के दूरदर्शी उपायों पर गौर करने की ज़रूरत भी है। दरअसल जिस प्रकार कोविड-19 नामक अनजान शत्रु आज पूरी मानवता को चुनौती दे रहा है, उससे आज पुनः मानव बुद्धि और विवेक की सीमाएं परिभाषित हो रही हैं। यद्यपि इसके समाधान का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किंतु इससे निपटने का कोई निश्चित जरिया नहीं मिल पाया है। ऐसे में एक बार फिर से दुनिया सहित भारत में आपदा की परिभाषा, प्राकृतिक और कारण को लेकर सवाल उठना जायज़ है। इसलिए समय रहते हमें भावी चुनौतियों की पहचान करना और उसके समाधान को बिंदुओं पर गौर करना ज़रूरी है। आज के इस अंक में हम समझेंगे कि आपदा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है और भारत में आपदा अधिनियम 2005 की पृष्ठभूमि क्या है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सीमाएं क्या है और इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है। आपदा अपने आप में ही कार्य, व्यवहार और परिणाम का सूचक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपदा वह अनपेक्षित और आकस्मिक घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता। इस आपदा को प्रमुख रूप से प्राकृतिक और मानव जनित नामक दो कारणों से बांट कर देखा जा सकता है। बात प्राकृतिक आपदा की करें तो वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक नामक 4 भागों में बांटा जा सकता है। वायुमंडलीय आपदा के तहत बर्फीले तूफान, टॉर्नेडो, त्वरित झंझावात, सूखा, पाला, लू और शीतलहर को शामिल किया जाता है। वहीं भौमिक आपदा में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बर्फ़ की चट्टानों का फिसलना और मृदा पर अपरदन जैसी क्रियाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा जलीय आपदा की बात करें तो इसके तहत बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, स्ट्रॉम या मोहर्मी और सुनामी को देखा जा सकता है। जहां तक जैविक आपदा का सवाल है तो इसमें विदेशज पौधे और जानवरों जैसे टिड्डियों का हमला, फफूंदी बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू और डेंगू इत्यादि शामिल हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रॉम और मोहर्मी वह घटना है जो वायु, समुद्र और पृथ्वी की अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है, जिसमें अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और तेज तही पवनें उफान को उठाने वाले बल होते हैं। लिहाजा समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। वहीं वायु की गति तेज होने के कारण भारी वर्षा भी होती है। जहां तक मानव निर्मित आपदाओं का सवाल है तो कुछ समय पहले तक यही माना जाता था कि आपदाएं केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम है, किंतु औद्योगिकरण के बाद यह माना जाने लगा कि आपदाएं प्राकृतिक कारणों से ज़रूर आती हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति के लिए मानव की विभिन्न गतिविधियां जिम्मेदार हैं। जैसे भूकंप की उत्पत्ति के लिए डैम बनाया जाना इत्यादि। इसके लिए अलावा भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल, नाभिकीय दुर्घटना, युद्ध, कार्बन का उत्सर्जन, ध्वनि, वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैसी घटनाओं और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आपदाओं के लिए मानव को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में देश में अलग अलग समय पर आने वाली ये सभी आपदाएं पर पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और मानव समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की यह प्राथमिक आवश्यकता है कि वह इन आपदाओं से अपने देश के नागरिकों की रक्षा करें।
इन्हीं आपदाओं से निपटने के लिए भारत द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया है। दरअसल विश्व में आपदाओं की बारंबारता और उसके सामने मानव की लाचारी को देखते हुए विश्व समुदाय ने यह महसूस किया है कि इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को जान माल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही विश्व समुदाय ने यह भी समझा कि इन आपदाओं के प्रभाव को कम करना है तो विश्व समुदाय को सम्मिलित प्रयास करना होगा। यही कारण है कि वर्ष 1989 में UN जनरल असेंबली में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया गया। इसी का परिणाम है कि वर्ष 1992 के अर्थ समिट और वर्ष 1994 में योकोहामा में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी हुई तथा भारत में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना की गई। किंतु इन सब में 1994 में योकोहामा विश्व आपदा न्यूनीकरण नामक कॉन्फ्रेंस में वर्ष 1999 से 2000 को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। साथ ही आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए विश्व के सभी देशों को कुछ प्रभावी उपाय करने के लिए कहा गया। इसके अलावा ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की कमियों को दूर करते हुए सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया। लिहाजा इसे मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1999 में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। किंतु इसी बीच कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, जैसे उड़ीसा में चक्रवात, वर्ष 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप और 2004 में सुनामी का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर जन धन और पर्यावरण की हानि होती है। बाद में सरकार ने आपदा कानून की जन धन और पर्यावरण की हानि के बाद सरकार ने आपदा कानून की कमी महसूस की। लिहाजा देश का पहला आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में बनाया गया। इस अधिनियम की धारा 2 के मुताबिक आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, आपदा, दुर्घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा वह घटना ऐसे प्रकृति और परिणाम की हो जिससे उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदायों की क्षमता से बाहर हो, उसे आपदा कहते हैं। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस नामक महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया तो जाहिर है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को समझना आवश्यक है। शुरुआत यदि आप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की परिभाषा से करें तो इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई परिभाषा यह बताती है कि आपदा किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है, किंतु आपदा से जुड़े हमारे अनुभव यह बताते हैं कि यह न किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है और न ही किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करती है। इसकी परिभाषा में स्वास्थ्य समस्याओं यानी कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही इस परिभाषा में क्रॉस बॉर्डर से आने वाली आपदा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर अथॉरिटी बनाई गई है, किंतु किसी आपदा के समय इन सभी अथॉरिटी के मध्य समन्वय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लिहाजा किसी आपदा के समय इन सभी अथॉरिटी के मध्य समन्वय का अभाव आपदा जोखिम को बढ़ा देता है। साथ ही एक बड़ी समस्या आपदा के निर्धारण की भी देखी जाती है कि उस आपदा को किस स्तर पर माना जाना चाहिए। जाहिर है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की संभावना बनी रहती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय स्तर के आपदा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जबकि इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इस एक्ट
की धारा 6 के मुताबिक इस अथॉरिटी के पास राष्ट्रीय स्तर के आपदाओं के लिए रणनीति, पॉलिसी और गाइडलाइन बनाने का अधिकार है। किंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि महत्वपूर्ण अथॉरिटी के सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है, जिससे इसके सदस्यों का चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप होना स्वाभाविक है। वहीं यह अथॉरिटी जिसमें गाइडलाइन या पॉलिसी बनाने के लिए इस एक्ट की धारा 2 में दी गई परिभाषा को आधार बनाती है, जो अपने आप में ही अधूरा है, तो जाहिर है कि गाइडलाइन और पॉलिसी वर्तमान कोरोना वायरस जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। साथ ही इस अधिनियम की धारा 42 के मुताबिक गठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अपने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित शोध और उसके डॉक्यूमेंटेशन में हेल्थ से संबंधित आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है, जो वर्तमान समय में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी आपदा के समय केंद्र और राज्यों के एजेंसियों के मध्य समन्वय जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों यानी राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करेगा। किंतु इस समन्वय का प्रारूप नहीं बताया गया है। यही कारण है कि कोविड-19 को लेकर शुरुआती चरण में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव देखा गया और देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ है। इसके अलावा प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहा है कि प्रशासन को जनता का सहयोग मिले, किंतु इस अधिनियम के विभिन्न अथॉरिटी के मध्य समन्वय पर अधिक जोर दिया गया है। किसी भी आपदा के समय केंद्र और राज्य की एजेंसियों के मध्य समन्वय जरूरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार सभी मंत्रालयों यानी राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करेगा। किंतु इस समन्वय का प्रारूप नहीं बताया गया है। यही कारण है कि कोविड-19 को लेकर शुरुआती चरण में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव देखा गया और देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ है। इसके अलावा प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रशासन को जनता का सहयोग मिले, किंतु इस अधिनियम के विभिन्न अथॉरिटी के मध्य समन्वय पर अधिक जोर दिया गया है, न कि जनता का सहयोग प्राप्त करने पर, जिससे कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में समस्या आती है। यही कारण है कि लॉकडाउन के बावजूद बड़े पैमाने पर जनता दिल्ली, सूरत और मुंबई से पलायन करने के लिए सड़कों पर आ गई है। जाहिर है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है, तो यह कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार और उससे होने वाली मौतों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन ही बेहतर उपाय साबित हो रहा है, किंतु हमें भविष्य में ऐसी महामारी से निपटने के समुचित उपाय करने होंगे। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आवश्यक बदलाव करें और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएं, क्योंकि ऐसे आपदाओं से निपटने के लिए इस अधिनियम की परिभाषा और शोध के क्षेत्र का दायरा बढ़ाना होगा। इसके अलावा हमें कोविड-19 जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की व्यवस्था और आपदा के समय आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के ऊपर बताई गई कमियों को दूर करना होगा। मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए वर्ष 2016 में संसद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 और 35 यानी प्लान और गाइडलाइन से संबंधित
था, किंतु अभी तक इस अधिनियम की परिभाषा में बदलाव से संबंधित कोई भी संशोधन नहीं लाया गया है। इसलिए अनुकूल परिस्थितियों में इसकी परिभाषा में बदलाव करना होगा, तभी हम अपने देश को कोविड-19 जैसी आपदा का सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। अतः निष्कर्ष यह है कि कोविड-19 क्रॉस बॉर्डर्स महामारी को देखते हुए हमें अपनी भविष्य की तैयारियों को पुख्ता करना होगा, तभी हम अपनी आबादी को ऐसी आपदाओं से बचा सकते हैं। आपदा समय और स्थान की मोहताज नहीं होती है। जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की परिभाषा में बताया गया है, जाहिर है कि यदि परिभाषा ही गलत होगी तो नीतियाँ भी उसी के अनुरूप बनेंगी। इसलिए समय के साथ सुधार करना आवश्यक है, जो भारत की सेंडाई फ्रेमवर्क की प्रतिबद्धता के अनुकूल है। हम ये नहीं कह सकते कि हर आपदा से बचा जा सकता है। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि आपदा आने से पहले अगर हम अपनी तैयारी रखें तो आपदा से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। अंत में जन जन को जगाना है, आपदा से बचने का जागरूकता अभियान चलाना है। जय हिंद, जय भारत।